पूरी बुक में तुम लोगों को ये समझ में आएगा कि वृत्त एकदम आसान चैप्टर है। अगर ये वृत्त अगर पढ़ लेते हो लोग तो बहुत सारी चीज जान जाओगे लोग। देखो वृत्त पहले तो समझना होगा कि वृत्त में कुछ पार्ट होते हैं वृत्त के, ठीक है, उस चीज को समझना होगा कि इसको वृत्त बोलते हैं, ठीक है। देखो ध्यान से, एक वृत्त होता क्या है, तो देखेंगे इसमें अगर वृत्त को डिफाइन करें तो किसी भी समतल के अंतर्गत, यानी ये समतल ले लिया मैंने, ये समतल है, ठीक है, समतल ये है, तो समतल पर स्थित एक बिंदुओं का समूह होता है। और बिंदुओं का समूह का मतलब मैंने देखिए एक बिंदुओं का समूह बनाया, और ये ऐसे बिंदु होते हैं जो किसी एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर होते हैं। यानी ये जितने भी बिंदु हैं, देख रहे हैं बिंदुओं के समूह, यानी ये, ठीक, एक निश्चित दूरी से, एक निश्चित बिंदु से, ये निश्चित बिंदु है, और इस निश्चित बिंदु से ये सबके सब, ये जितने भी हैं वो सबके सब क्या है, समान दूरी पर है। जस्ट लाइक यहाँ से देखा जाए ये दूरी, चाहे ये दूरी, चाहे इधर ले लें, चाहे इधर ले लें, चाहे इधर ले लें, चाहे इधर ले लें, कहीं भी दूरी लेकर चलेंगे तो दूरियां हमेशा क्या होंगी, बराबर होगी। तो ये जितने भी दिख रहे हैं इन सबको अगर आपस में मिला दिया जाए, सभी बिंदुओं को जोड़ दिया जाए, तो ये जो बनेगा इसी चीज को हम लोग नाम दे देते हैं वृत्त, ठीक है। यानी ये पूरा का पूरा एक वृत्त हो गया, सभी बिंदुओं को मिला देंगे तो वृत्त हो जाएगा। और ये जो ये पॉइंट यानी ये बिंदु दिख रहा है इसको हम लोग नाम देते हैं केंद्र। क्लियर? ये जो दिख रहा है, ये बिंदुओं का जो समूह दिख रहा है, इसको हम लोग नाम देते हैं परिधि। परिधि है ना। और इस बिंदु और इस परिधि के बीच की जो दूरी होती है, यानी यहां से यहां तक, ठीक, इसको नाम देते हैं त्रिज्या, यानी ये रेडियस है। आई बात समझ में? यानी एक वृत्त बनेगा तो उसमें तीन चीज होंगे जरूर। क्या तीन चीज होंगे? एक होगा निश्चित बिंदु जिसको हम लोग नाम देते हैं केंद्रक, ठीक, या केंद्र, ठीक। दूसरा पॉइंट, इसको केंद्र ही समझे, वृत्त का केंद्र। दूसरा, इस बिंदु से एक निश्चित दूरी पर बिंदुओं का जो समूह यानी पथ होता है, रास्ता ये जो दिख रहा है, इसको नाम दिया जाता है परिधि। और इस पथ से और इसके बीच की जो दूरी होती है उसको नाम देते हैं त्रिज्या, ठीक है। जनरली केंद्र को हम लोग ओ से डिनोट करते हैं, इसको डिनोट करते हैं त्रिज्या आर से, और परिधि को डिनोट करते हैं 2 पाई आर से। याद रहेगा? परिधि को निरूपित करते हैं किससे? 2 पाई आर से। त्रिज्या को निरूपित करते हैं आर से, और केंद्र को डिनोट करते हैं, ठीक है, किससे? ओ से। अब इस वृत्त के अंतर्गत कौन कौन से भाग होते हैं उस भाग को समझे पहले। अगर ये मैंने वृत्त खींचा तो वृत्त के अंतर्गत एक केंद्रक है यानी केंद्र है। अब केंद्र से अगर कुछ दूरी पर एक रेखा खींचें जो वृत्त के किसी दो बिंदु को टच करे, है ना। एक मैं ये रेखा खींच रहा हूं जो वृत्त के किसी एक बिंदु को टच करे, और एक रेखा मैं खींच रहा हूं ऐसे जो वृत्त के केंद्र को भी टच कर रही है और परिधि के दो बिंदुओं को भी टच कर रही है ना। केवल अगर एक बिंदु को टच करे तो इसको नाम देते हैं स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा यानी वृत्त पर स्थित किसी एक बिंदु को, और वृत्त पे कहाँ? वृत्त के परिधि पर, है ना।
ना ही वृत्त के अंदर और ना ही वृत्त के बाहर। वृत्त के अगर परिधि पर एक बिंदु है तो उसको टच करते हुए अगर एक रेखा खींचे तो उसको हम लोग स्पर्श रेखा बोलते हैं। क्लियर? इसके बाद वृत्त के परिधि पर अगर कोई दो बिंदु ले लें हम लोग, अगर उन दोनों को जोड़ दें या उन दोनों को मिला दें तो इसका नाम बनेगा जीवा। ठीक, लेकिन यही जो रेखा है वृत्त के परिधि पे तो दो बिंदुओं को जोड़ ही रहे हैं, लेकिन ये जो रेखा जा रही है कहाँ से होकर जा रही है? केंद्र से हो जाकर जा रही है, तो इसको नाम देते हैं व्यास। आई बात समझ में? यानी व्यास जो है वो केंद्र से होकर जाएगा और जो जीवा है वो केंद्र से होकर नहीं जाएगी। अगर केंद्र से होकर जीवा जा रही है तो उसको हम लोग व्यास कहेंगे, है ना? यानी हम ऐसे कह सकते हैं कि सबसे बड़ा व्यास, अगर वृत्त का सबसे बड़ा व्यास की बात कर लें, बड़ा व्यास, तो सबसे बड़ा व्यास क्या होगा? सॉरी, सबसे बड़ा जीवा, बड़ी जीवा, तो सबसे बड़ी जो जीवा होगी उसको हम लोग व्यास कहेंगे। व्यास से बड़ी कोई जीवा नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यही सबसे बड़ी है। इसके बाद जितना भी खींचेंगे, इसके पास के खींचें, इसके उधर खींच लें, कहीं भी खींच लें, जितने भी खींचेंगे वो सबसे छोटी रहेंगे। किससे? व्यास से छोटी रहेंगे, लेकिन व्यास सबसे बड़ा होगा। तो व्यास एक वृत्त का सबसे बड़ी जीवा होती है। क्लियर हुआ? तो मैंने कितने पॉइंट बता दिया? अगर वृत्त के किसी एक बिंदु पर, यहाँ पे वृत्त पर एक बिंदु है, उसे टच करते हुए एक रेखा खींचे तो उसको नाम देंगे स्पर्श रेखा। वृत्त पर कोई भी दो बिंदु हैं, उन दोनों को मिला दें तो इसको जीवा नाम देंगे। अगर मिलाते हुए इसको रेखा को बढ़ा दें, बाहर निकाल दें, तो इसका छेदक रेखा नाम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जैसे ये रेखा जा रही है ना, ऐसे दो बिंदुओं को तो टच कर ही रही है, लेकिन वृत्त से क्या काम कर रही है? बाहर निकल रही है, तो इसको हम लोग छेदक रेखा भी नाम देते हैं। छेदक रेखा। आई बात समझ में? अब जीवा हो गया, व्यास हो गया, ठीक, परिधि हो गया, केंद्र हो गया और त्रिज्या हो गया। और भी आगे बढ़े? चलो सुनो, इसको इरेज करें। देखो जो जीवा होती है वो वृत्त को दो भागों में बांटती है। जीवा, ये जीवा है, वृत्त को दो भागों में बांटती है। तो दो भागों में बांटी देख रहे हैं, एक छोटा भाग दिख रहा है, एक बड़ा भाग दिख रहा है। तो जो बड़ा भाग दिख रहा है इसको नाम दिया जाता है दीर्घ वृत्तखंड। दीर्घ वृत्तखंड। और छोटा जो दिख रहा है उसको नाम देते हैं लघु वृत्तखंड। लघु वृत्तखंड। यानी वृत्त का जीवा क्या काम करता है? किसी भी वृत्त को दो भागों में बांटता है, दो इक्वल भागों में नहीं, दो भागों में बांटता है, जिसमें से एक होता है दीर्घ वृत्तखंड और एक होता है लघु वृत्तखंड। दीर्घ का मतलब बड़ा और लघु का मतलब छोटा। क्लियर? अगर वही हम लोग कहें कि त्रिज्या को लेकर चलें, किसको लेकर चलें? त्रिज्या को लेकर चलें। देख रहे हैं ये त्रिज्या है, या ओ केंद्र है ना, ये ओ केंद्र है, और यहाँ पे अगर ए नाम दे दें, यहाँ पे बी नाम दे दें, ओ एक त्रिज्या है, एक ओ बी त्रिज्या है। एक भाग ऊपर है, एक बड़ा दिख रहा है, एक भाग नीचे है, छोटा दिख रहा है। तो ये छोटे भाग को, ठीक है, बोलेंगे लघु त्रिज्यखंड। लघु त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड। और ऊपर वाले को नाम देंगे दीर्घ त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड, ठीक है। दो चीज इसमें आएंगे, एक लघु त्रिज्यखंड, एक दीर्घ त्रिज्यखंड। लघु होगा जो छोटा वाला होगा, दीर्घ होगा जो बड़ा वाला होगा। इसी में जानते हो एक नया चीज मिलता है, चाप। चाप का मतलब क्या? ये यहां से यहां तक की दूरी जो दिख रही है ये वाली, इसको हम लोग चाप बोलेंगे।
चाप, ठीक, ये लघु चाप है और ये वाला जो दिखेगा उसको दीर्घ चाप बोलेंगे। ये ऊपर वाला बड़ा दिख रहा है तो दीर्घ चाप है, ये नीचे वाला दिख रहा है ये छोटा चाप है, यानी लघु चाप बोलेंगे। ठीक, लिखें कैसे, जैसे कि लिखा हुआ है यहाँ पे चाप ए बी दिख रहा है, ठीक। तो अब यहाँ से अगर हम लोग एक नाम दे देते हैं, अगर मैंने नाम दे दिया एन, यानी एन से होते हुए जा रही है, ठीक, तो ये एन ए मतलब यहाँ से दिख रहा है ये वाला चाप, ठीक। तो अब इसलिए हम लोग नाम लिए हैं चाप है जो एन से होकर जा रहा है, तो हम लोग ए बी लिखे हैं यहाँ। और चाप को दिखाने के लिए हम लोग क्या काम करते हैं, उसके ऊपर ऐसे, ठीक, लाइन बना देते हैं, मतलब ऐसे रेखाखंड टाइप का खींच देते हैं, राउंडेड शेप। राउंडेड शेप ये समझाता है कि वो चाप बना हुआ। बात समझ में आई? आगे बढ़े, चलो। और जो सुनो, वृत्त के अंतर्गत देखा जाए तो एक भाग और देखो, जैसे मैंने ये वृत्त खींचा, अब बात कर ले व्यास को लेकर के। अगर ये व्यास है ए बी, ये ओ केंद्र है, ठीक है, तो वृत्त का जो व्यास होता है वो व्यास का काम होता है कि वृत्त को दो बराबर भागों में बांटना। तो अगर दो बराबर भागों में बांटेगा तो ये वाला भी एक भाग होगा और एक भाग ये होगा, तो इसको नाम देते हैं अर्धवृत्त, अर्धवृत्त नाम देते हैं। और ये भी क्या बनेगा, ये भी बनेगा अर्धवृत्त, अर्धवृत्त बनेगा। आई बात समझ में? यानी व्यास वृत्त को दो बराबर भागों में बांटता है, तो दो बराबर भागों को नाम देते हैं क्या, अर्धवृत्त नाम देते हैं, ठीक। जीवा अगर दो भागों में बांटता है तो उसको हम लोग वृत्तखंड नाम देते हैं। जीवा का काम है वृत्तखंड में बांटना, व्यास का काम है अर्धवृत्त में बांटना, और त्रिज्या का काम है त्रिज्यखंड में बांटना, ठीक है। देखो ये जीवा, देखो ये जीवा, ठीक। तो जीवा क्या काम कर रही है, दो भागों में तो बांट रही है, ठीक, लेकिन एक ऊपर दिख रहा है ये बड़ा है, नीचे दिख रहा है छोटा है, तो बड़े वाले को दीर्घ वृत्तखंड, नीचे वाले जो दिख रहा है छोटा उसको लघु वृत्तखंड बोले। जीवा वृत्तखंडों में बांटता है, त्रिज्या त्रिज्यखंडों में बांटता है, और व्यास उसको क्या काम करता है, अर्धवृत्तों में बांटता है, ठीक। अर्धवृत्त सेमी सर्कल हो गया यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे देखा जाए तो ये सेक्टर में हो गया, ठीक है, ये माइनर सेक्टर है, ये मेजर सेक्टर है, और ये जो देखा जाए तो वृत्तखंड है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या नाम देंगे, इसको हम लोग ऐसे ही याद रखें, तब इसको इंग्लिश वर्ड में इसको सेगमेंट, ठीक है, एक मेजर सेगमेंट है, ये माइनर सेगमेंट है। बड़े वाले को मेजर बोलते हैं, छोटे वाले को माइनर सेगमेंट बोलते हैं। याद हुआ कुछ? पूछ लो। नहीं पूछेंगे तो कैसे पता चलेगा कि नहीं। चलो सबसे बड़ी चीज जानो, जो वृत्त होते हैं, जितने भी वृत्त होते हैं सबके सब वृत्त एक दूसरे के समरूप होते हैं। क्या होते हैं? समरूप होते हैं। सभी वृत्त एक दूसरे के समरूप होते हैं। समरूप का मतलब सबके सब एक जैसा ही दिखेंगे, ऐसा नहीं है कि अलग अलग वृत्त अलग अलग जैसे दिखेंगे। हाँ, सर्वांगसम होने के लिए जरूरी है कि जब सर्वांगसम होंगे तो उन सब की त्रिज्याएं क्या होंगी? समान होनी चाहिए, ठीक। लेकिन अगर त्रिज्याएं समान नहीं है तो सबके सब वृत्त क्या होंगे? वो समरूप वृत्त होंगे। आई बात समझ में? समरूप वृत्त एक जैसा दिखेंगे, इक्वल नहीं दिखेंगे, और इक्वल जैसे ही बात करेंगे तुरंत क्या हो जाएगा? वो सर्वांगसम वृत्त हो जाएगा, ठीक है। चलो सुनो आगे। तुम लोग का एक पार्ट यहां से देखा जाए तो खत्म हो गया। एक पार्ट का होने का मतलब है कि आपका जो थ्योरेटिकल पार्ट था, ये थ्योरेटिकल पार्ट में इतना चीज पहले जानना था। अब इसके बाद थ्योरियां हैं। हाँ, एक चीज और देख लो, मैंने व्यास की बात किया था तो, लेकिन इसमें एक चीज छूट रहा था। जैसे
अगर ये व्यास है तो व्यास होकर जा कहाँ से रहा? त्रिज्या से होकर जा रहा है। अगर त्रिज्या से होकर केंद्र से होकर जा रहा है, ए और बी अगर व्यास है और जा कहाँ से रहा है? केंद्र से होकर जा रहा है। तो यहाँ से OA जो दिख रहा है, ये OA भी एक त्रिज्या है और यहाँ से OB भी एक त्रिज्या है, दोनों त्रिज्या है। यानी हम कह सकते हैं कि जो व्यास है, यानी व्यास की लंबाई कितना है? AB के बराबर है ना। और AB की लंबाई कितनी है? तो ध्यान से देखा जाए तो OA है और प्लस OB है, यानी इन दोनों को जोड़ेंगे तो बराबर पता चलेगा कि वह व्यास है ना। और देखा जाए तो OA का मान कितना है? तो OA का मान भी त्रिज्या R है और OB का मान भी त्रिज्या R है। यानी जो व्यास दिख रहा है AB, ठीक, इस व्यास AB की लंबाई कितनी है? वो 2R के बराबर है ना। जनरली AB जो होती है यानी व्यास की लंबाई को हम लोग डिनोट किससे करते हैं? तो D से डिनोट करते हैं। D का मतलब है यहाँ से यहाँ तक के लेंथ जो है वो D को बताता है। व्यास को प्रदर्शित करने के लिए एक अक्षर यूज करते हैं D फॉर डायमीटर, है ना। तो D इसकी जगह पे मैं मान लूँ कि ये D बता रहा है, तो D किसके बराबर बता रहा है? 2R को बता रहा है, ठीक। तो R कितना होगा? तो D में अगर 2 का भाग दे दें तो R निकल जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि व्यास का जो आधा होता है वो क्या होता है? त्रिज्या होता है, ठीक। व्यास का आधा त्रिज्या होता है और त्रिज्या का 2 गुना क्या होता है? तो त्रिज्या का 2 गुना व्यास होता है, ठीक। इतनी चीज है आपके बुक में और इतना ही से सारा का सारा चैप्टर तक हम लोग पहुंच जाएंगे। तो मैंने 3 पॉइंट बता दिया, ठीक। एक मैंने बताया कि त्रिज्या को डिनोट किससे करते हैं? त्रिज्या को डिनोट करते हैं R से। व्यास को किससे डिनोट करते हैं? व्यास को डिनोट करते हैं D से, ठीक है। और D बराबर होता है 2R। इसके बाद परिधि होती है, परिधि को किससे डिनोट करते हैं? तो 2πr से डिनोट करते हैं, ठीक। ये हो गया। और याद रखना है, और एक चीज और याद कर लो यहीं पे, वृत्त का क्षेत्रफल कभी कभी पूछ लेता है, लेकिन हालांकि इस चैप्टर में है नहीं क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है πr²। अच्छा, पाइथागोरस प्रमेय जानते हो लो कि नहीं? पाइथागोरस प्रमेय जानते हो लो ना? नहीं याद है? एक त्रिभुज में, ठीक है, कर्ण पर बना वर्ग शेष 2 भुजाओं पर बने वर्गों के योगफल के बराबर होता है। यानी किसके? लंब और आधार के वर्ग के योगफल के बराबर होता है, जिसको हम लोग सब उसको बोलते हैं क्या चीज? पाइथागोरस प्रमेय। वहां उस चीज का इसमें जरूरत पड़ेगी तो यूज करेंगे। अब सुनो क्या क्या पॉइंट दिया है, मैं थोड़ा सा बात कर लूं। क्या क्या तुम लोगों को समझ में आया, नहीं आया, थोड़ा सा इसमें बात कर लो। त्रिज्या के बारे में कंफर्म हो गया? त्रिज्या बता दो लोग, वृत्त का त्रिज्या क्या होता है? वृत्त का केंद्र और परिधि के बीच की जो दूरी होती है उसको नाम देते हैं त्रिज्या। वृत्त का केंद्र और परिधि के बीच, यानी वृत्त का केंद्र ये हो गया, परिधि ये हो गई, इसके बीच यानी ये दूरी है, ये जितनी भी दूरियां ले लें हम लोग, ये सब क्या बताएगा? तो त्रिज्या को बताएगा, ठीक है। दूसरा कह रहा है वृत्त की जीवा। तो वृत्त की जीवा तो मैंने अभी बताया था कि वृत्त की जीवा क्या काम करती है भाई? वृत्त को 2 भागों में बांटती है, ठीक है, लेकिन केंद्र से होकर नहीं जाती है ना। इसके बाद चाप। चाप देखो ये यहाँ से यहाँ तक एक लंबाई है, ठीक है, यानी वृत्त की परिधि का एक हिस्सा होता है जिसको वृत्त की चाप बोलते हैं। इसके बाद दिया हुआ, हाँ, एक बोला जाता है वृत्त के अंदर भाग और वृत्त के बाहर भाग और एक वृत्त पर। तो वृत्त के अंदर भाग का मतलब है वृत्त के अभ्यंतर बोलते हैं। अगर मैं मान लेता हूँ कि यहाँ एक बिंदु है A, एक बिंदु यहाँ पे मैं मान लूँ B और एक बिंदु मैं यहाँ मान लूँ C, ठीक है, तो ये वृत्त के अंदर है, ये वृत्त के परिधि पर है और ये वृत्त से बाहर है, ठीक है। तो ये वृत्त के अभ्यंतर बोला जाएगा, ये बाह्य बोला जाएगा और ये परिधि पर बोला जाएगा। और वृत्त के परिधि पर जो भी बिंदु मौजूद होंगे, एक बिंदु से केवल और केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। एक बिंदु से कई स्पर्श रेखाएं नहीं खींची जा सकती। बात स्पष्ट हुई?
यानी अगर मैंने यहाँ पे ए बी लिखा है, यहाँ बी लिखा है, तो यहाँ से केवल और केवल एक ही स्पर्श रेखा खींचेंगे। ऐसा नहीं कि चलो भाई दूसरी भी स्पर्श रेखा खींचेंगे, जी नहीं आएगी। ठीक, दूसरी स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते हम लोग। जितनी भी स्पर्श रेखाएं खींचेंगे, जितने बिंदु रहेंगे, उन सभी बिंदुओं से स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। यानी वृत्त के परिधि पर जितने बिंदु होंगे उतने भी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। अगर आप एक बिंदु रखें तो एक स्पर्श रेखा खींचेंगे, 100 बिंदु रखें तो 100 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। लेकिन जितनी भी स्पर्श रेखाएं होंगी एक दूसरे पर से होकर नहीं जाएंगे। यानी एक रेखा खींची गई स्पर्श ये वाली, आप सोचें कि अगली स्पर्श रेखा खींचे जो इसी के ऊपर से होकर जाएगी, जी ऐसा नहीं है। उसी से होकर, उसी रेखा से होकर तभी जाएगी जब उसी बिंदु से खींचेंगे। अर्थात एक बिंदु पर केवल और केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, एक से ज्यादा स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती, है ना। लेकिन एक बिंदु से कई रेखाएं खींची जा सकती, कई जीवा खींचा जा सकता है। एक बिंदु से कई जीवाएं खींची जा सकती है। ठीक, कैसे? देखो, एक बिंदु है यहाँ पर, ये भी जीवा जा रही है उस बिंदु से, ये भी जा रही है उस बिंदु से, ये भी जा रही है उस बिंदु से, ये भी जा रही है उस बिंदु से। यानी एक बिंदु से यहाँ से होकर के कई जीवाएं खींच सकते हैं, है ना। व्यास भी खींचेंगे तो केवल और केवल एक बिंदु, ये जो दिख रहा है, उससे होकर के जो पास करेगा वो एक ही ये वाला व्यास जाएगा। ठीक है, अन्यथा इसके अलावा नहीं जाएगा। ठीक, एक सबसे बड़ी चीज़ समझो, अभी मैं आगे थ्योरी में बताऊंगा कि अगर कोई वृत्त है और वृत्त के परिधि पर कोई एक स्पर्श रेखा खींची गई है, तो स्पर्श रेखा का काम है कि एक ही बिंदु से होकर जाना। और स्पर्श बिंदु के इस पॉइंट्स को अगर केंद्र से के साथ ऐसे मिला दें तो इस स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच का जो कोण होता है वो 90 अंश का होता है। ये हमेशा याद रखेंगे। यानी स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच की जो त्रिज्या होती है वो हमेशा एक दूसरे के लंबवत होती है। ठीक, यानी लंबवत का मतलब ये त्रिज्या और ये स्पर्श रेखा, यानी इसके बीच का जो कोण होगा वो 90 अंश होगा। ठीक, यही रीजन है कि मैं जब बता रहा था तुम लोगों को परसों साइंस की थ्योरी दे रहा था, तो साइंस की थ्योरी में मैंने क्या बताया था कि अगर एक पत्थर को आप बांध लो हाथ में और ऐसे घुमाना स्टार्ट करो, आज आप घुमाना स्टार्ट करोगे लोग, तो जो रस्सी है वो एक त्रिज्या का काम करेगी, है ना। और जिस पथ पर वो पत्थर घूम रहा होता है वो सर्कुलर पाथ हो गया। आज ऐसे ही छोड़ेंगे तो जानते हो लोग क्या कंडीशन बनेगी। यहीं अगर रस्सी है और ये पत्थर है तो पत्थर अगर घुमाओगे तो एक डायरेक्शन को बता रहा होता है। इन दोनों के बीच में कोण कितने अंश का बनेगा? 90 अंश का बनेगा। आज ऐसे ही 90 अंश का बनेगा। तो मैंने बताया क्या था, W बराबर F इंटू S इंटू कास थीटा, और थीटा का मान जैसे ही 90 अंश आएगा तो W का मान क्या हो जाएगा? 0 अंश हो जाएगा। ठीक, यानी एक रस्सी को लेकर के हाथ में ऐसे घुमाते रहो और पूछोगे कितना वर्क हुआ, तो फाइनली वर्क कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक, सैटेलाइट जो घूम रही होती है इस, ठीक है, उसके माध्यम से कितना वर्क होता है, तो फाइनली कितना वर्क होता है? 0। ठीक है, क्यों? क्योंकि जैसे ही छूटेंगे ना तो किस में बताएंगे? 90 अंश का कोण बना रही होगी त्रिज्या भी क्या, और वो क्या बनाते हैं? अभिकेंद्र बल के साथ बनाती हैं। ये जो बल लग रहा है ना, ये अभिकेंद्र बल लग रहा है, त्रिज्या के माध्यम से अभिकेंद्र बल लगता है। आगे बढ़ा जा, कुछ पल्ले पड़ा थोड़ा बड़ा, क्या हुआ? समथिंग स्पेशल? ठीक, कितना हुआ? क्या हुआ टाइम? सुनो, अब आगे थोड़ा सा 2-3 पॉइंट दिया हुआ है, उसको बताते हुए निकल रहा हूं। एक दे रहा है संकेंद्री वृत्त। ठीक, संकेंद्री वृत्त क्या होता है? संकेंद्री वृत्त का मतलब है कि केंद्र एक ही हो, ठीक, और इस केंद्र से कई वृत्त खींच लें ऐसे।
जैसे मैंने क्या बताया था याद हो तो, केमिस्ट्री के अंतर्गत मैंने बताया था ऑर्बिट वाला, है ना, जो कोष होते हैं, ठीक, तो नाभिक के पास ना कोष होते हैं ना, नाभिक मैंने दे दिया तो उसके आसपास कोष होते हैं। तो उसी तरह संकेंद्रीय वृत्त होता है। संकेंद्रीय वृत्त का मतलब है कि केंद्र एक ही रहेगा, अलग अलग त्रिज्याएं लेकर के यहाँ से क्या काम करेंगे, वृत्त खींच देंगे, ठीक। एक त्रिज्या ये R1 ले लें, ये R2 ले लें, ये R3 ले लें, ये R4 ले लें, तो एक ही केंद्र है लेकिन वृत्त की संख्या कई खींची जाती हैं, तो उसको हम लोग संकेंद्रीय वृत्त बोलते हैं। यानी एक ही केंद्र से खींचे गए सबके सब वृत्त हैं, तो उसको नाम देंगे संकेंद्रीय वृत्त। याद रहेगा, ठीक। एक होता है उभयनिष्ठ जीवा की बात करते हैं, यानी दो वृत्त, अगर दो वृत्त एक दूसरे को, ठीक है, उभयनिष्ठ जीवा, अगर दो वृत्त एक दूसरे को कट करते हैं, ये ले लिया, ये ले लिया, है ना, एक वृत्त ये वाला है जिसका केंद्र अगर O मान लें, दूसरे वाले वृत्त के केंद्र को O डैश मान लें, तो ये दोनों के दोनों वृत्त एक दूसरे को A और B बिंदु पे कट करते हैं, तो अगर A और B बिंदु को मिलाएं तो जीवा बनती है, जो इसके लिए भी काम कर रही है जीवा और इसके लिए भी जीवा काम कर रही है, तो इसको उभयनिष्ठ जीवा बोलते हैं, ठीक। उभयनिष्ठ का मतलब यही है, होता है कि जितने भी पार्ट रहेंगे वो सब के लिए वो कॉमन होगा। यानी कॉमन जीवा कौन सी है, ये कॉमन जीवा ए बी है, जो इसके लिए भी वर्क कर रही है और इसके लिए भी वर्क कर रही है, ठीक। एक परिवृत्त होता, परिवृत्त होता, ठीक, और एक होता है अंतःवृत्त, ठीक। परिवृत्त कब खींचा जाता है, मान लेते हैं कि अगर मैंने एक त्रिभुज लिया, ठीक, और त्रिभुज के बाहर बाहर ऐसे मैंने वृत्त खींचा, तो इसको नाम देते हैं परिवृत्त, परिवृत्त। लेकिन अगर त्रिभुज के अंदर मैं वृत्त खींचूं ऐसे, है ना, तो इसको नाम देते हैं अंतःवृत्त, अंतःवृत्त। इसको परिवृत्त, इसको अंतःवृत्त। यानी कोई एक आकृति दी हो, उस आकृति के अंदर अगर वृत्त खींचें तो अंतःवृत्त, ठीक, और उस आकृति के बाहर बाहर वृत्त खींचें तो परिवृत्त। जैसे मैंने क्या बात किया, एक चतुर्भुज लिया और इसको 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 सबको टच करते हुए मैंने वृत्त खींचा, तो ये क्या हुआ, ये परिवृत्त हुआ, ठीक। अगर इसी आकृति को मैं इसके अंदर से खींचता तो क्या बनता, अंतःवृत्त बनता, ठीक है। ये सबको टच अरे कोई बना लो ऐसे, वर्ग बना लो, इस, ठीक है, आयत वर्ग बना करके जनरली चाहे आयत बना कर खींचना चाहोगे तो खींच सकते हो, ठीक है। इसको टच किया, इसको टच किया, इसको टच किया, ऐसे खींच करके खींच देंगे, तो ये अंतःवृत्त होगा, ठीक है। ये परिवृत्त होगा, यहाँ पे ये अंतःवृत्त है, वो परिवृत्त है। वो आकृति पे डिपेंड करता है कि वो आकृति कौन सी है। जनरली ये काम किसके ऊपर किया जाता है, तो त्रिभुज पे किया जाता है, त्रिभुज के अंतर्गत किया जाता है, अंतःवृत्त और बाह्यवृत्त खींचने की। आगे बढ़े, इरेज करें, क्या पूड़ी खा के आए हो, तो जाओ। खत्म। अब है आपका थ्योरी। अब थ्योरी लेकर चलेंगे और थ्योरी बताते हुए आगे बढ़ेंगे। देखो थ्योरी के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना होगा, जनरली थ्योरी के अंतर्गत पढ़ना होगा सर्वांगसम, और सर्वांगसम के अंतर्गत क्या मैंने टॉपिक बताया, 3 टॉपिक मैंने बताया, याद होगा तो, ठीक। या तो भुजा भुजा भुजा, या तो कोण भुजा कोण, या तो भुजा कोण भुजा, है ना, 3 कंडीशन में, या तो एस ए एस, या तो ए एस ए, या तो ट्रिपल एस। RHS होता है, लेकिन RHS की जब जगह मिलेगी तब तो, RHS की जब जगह मिलेगी 90 डिग्री का कोण होगा तब तो RHS लेकर चलेंगे। जब तो 90 डिग्री का कोण नहीं बनाएंगे तब तक RHS की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो देखो पहली कंडीशन क्या दे रहा है,
देखो जैसे ही नाम ले लिया सर्वांगसम, तो सर्वांगसम की कंडीशन में समझ लेना कि जो त्रिज्या बात की जाएगी त्रिज्या की, वो त्रिज्या बराबर होगी। ठीक है, सर्वांगसम वृत्तों का नाम ले लिया तो इसका मतलब है कि दो वृत्त ऐसे होंगे जिसकी त्रिज्याएं समान होगी तो उसको सर्वांगसम वृत्त बोलते हैं। क्लियर? देखो पहले ही यहां दे रहा है पहली प्रमेय, यदि किसी वृत्त अथवा सर्वांगसम वृत्तों में, अगर एक ही वृत्त में लेकर चले तो, या सर्वांगसम वृत्तों में, तो देखो मैं दोनों तरीके से बताऊंगा, दोनों तरीके से समझना। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पहली थ्योरी है प्रमेय नंबर 1, प्रमेय नंबर 1 यानी थ्योरी फर्स्ट है। इसमें कह रहा है कि यदि किसी वृत्त, तो मैं मान ले रहा हूं कि कोई एक वृत्त है ना, या कह रहा है कि अथवा सर्वांगसम वृत्तों में, सर्वांगसम वृत्तों का मतलब दो वृत्त लेकर चलेंगे। ठीक, लगाऊंगा एक ही जगह, दोनों सवाल सिद्ध हो जाएगा। देखना बात, फिगर को देखना और थ्योरी एक ही जगह लिखूंगा लेकिन काम दोनों जगह होगा। आगे क्या कह रहा है कि दो चाप सर्वांगसम हो, चाप का मतलब है कि ये परिधि का एक हिस्सा होता है चाप, ठीक, और परिधि का जब हिस्सा चाप होता है तब उसको कह रहा है कि दो चाप सर्वांगसम हो तो संगत त्रिज्याएं, संगत जीवाएं बराबर होती हैं। क्या कह रहा है कि यहां से यहां तक का जो चाप है, ए बी चाप यहां से ले ले, यहां से ले लेते हैं P और यहां लेते हैं Q, यहां PQ चाप ले लेते हैं, यानी ये और ये चाप बराबर है। यहां AB चाप है, चाप AB चाप PQ के बराबर है। ठीक, तो सिद्ध करके दिखा देना है कि ये जो जीवा है AB और जीवा PQ के बराबर है। इसी चीज को मैं एक ही वृत्त के अंतर्गत बना रहा हूं, एक यहां पे ले ले रहा हूं, एक इस तरह खींच ले रहा हूं। ठीक, इसका नाम रखा A और B और इसका नाम रखा P और Q, मिला रहा हूं इसको ऐसे, इसको मिलाया, इसको ऐसे मिला दिया, है ना। ये यहां से यहां तक है और ये यहां से यहां तक है। ठीक, देखो ध्यान से, दिया क्या है, दिया है कि दो सर्वांगसम वृत्त हैं, दो सर्वांगसम वृत्त हैं और इन वृत्तों के अंतर्गत हम लोगों को दिया है कि चाप बराबर है। दो सर्वांगसम वृत्त हैं जिनके चाप बराबर हैं, अर्थात चाप AB बराबर चाप PQ, ये दिया हुआ है ना। अब यहां से सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है हमें, इसको O ले लेते हैं, इसको O डैश ले लेते हैं। ठीक, सिद्ध करना है कि AB जो होगा वो बराबर होगा PQ के। ये चाप AB है, चाप AB का मतलब ये वाला हिस्सा। ठीक, और सिद्ध क्या करना है, मुझे सिद्ध करना है कि AB यानी ये वाले सेक रेखा और इस रेखा की बात कर रहा है ना। ये दिया हुआ है कि सर्वांगसम वृत्त है, सर्वांगसम वृत्त का मतलब है कि यहां से OA, ठीक, इसके बराबर होगा, ये भी रेखा जो होगी इसके बराबर होगी, मतलब ये आपस में सब बराबर होते हैं, ऑलरेडी पता है। ठीक, अगर ये चाप है तो इस चाप के माध्यम से ये वाला जो कोण बना है, इस चाप के माध्यम से ये जो कोण बनेगा वो कोण आपस में बराबर होता है, अर्थात त्रिज्याएं समान है, वृत्त एक ही बराबर है, तो समान चाप के माध्यम से जो केंद्र पे कोण बनता है वो बराबर होता है। तो हल करेंगे, त्रिभुज को लेकर चलेंगे, त्रिभुज OAB और O डैश PQ लेकर चलेंगे, है ना। त्रिभुज OAB तथा
त्रिभुज ओ डैश और पी और क्यू में, ओ डैश पी क्यू में क्या क्या मिलेगा? देखो मिलेगा कि चाप ए बी बराबर चाप पी क्यू, चाप ए बी बराबर चाप पी क्यू। अगर चाप बराबर है तो चाप के सामने वाला कोण बराबर होगा, अर्थात ए ओ बी, कोण ए ओ बी बराबर कोण हो जाएगा पी ओ क्यू। क्लियर? चलो आगे देखो, ए ओ बराबर लिख सकते हैं ओ डैश पी, ए ओ बराबर ओ डैश पी, पी ओ डैश क्यू ना। यहां से ए ओ यानी ये वाली रेखा बराबर ओ डैश पी, यानी हम कह सकते हैं कि वृत्त की त्रिज्याएं हैं, वृत्त की त्रिज्याएं हैं। अगर वृत्त की त्रिज्याएं है तो वृत्त की त्रिज्याएं तो बराबर होती ही है। उसके बाद लिख सकते हैं ओ बी बराबर ओ डैश बी, ये भी क्या है? वृत्त की त्रिज्याएं हैं। तो हमको एक वृत्त के अंतर्गत या दो त्रिभुजों को सर्वांग समरूप करने के लिए चाहिए कितने पॉइंट? 3 पॉइंट। क्या 3 पॉइंट मिल गया? तो जैसे ही मिल गया तो हम लिख सकते हैं कि अतः त्रिभुज ओ या ए ओ बी, ठीक, सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज पी ओ डैश क्यू, ये सर्वांगसम हो गया। आज जब सर्वांगसम हो जाएगा तो प्रॉपर्टी बता दो कौन सी लगी है? कौन सी प्रॉपर्टी लगी है? दो ठो भुजा है, एक कोण, यानी साइड एंगल साइड की प्रॉपर्टी से सर्वांगसम होगा। जैसे ही सर्वांगसम होगा तो ये तीसरा भुजा जो ए बी दिख रहा है वो पी क्यू के बराबर हो जाएगा। इसलिए ए बी जो होगा, ठीक, बराबर हो जाएगा पी क्यू। ठीक, यानी इस प्रकार आप चाहें तो इसको प्रूफ कर सकते हैं। इसमें देखो, बस इसमें क्या अंतर आएगा? ओ मैंने लिखा है ना, ठीक, सब कुछ सेम लिखा हुआ, बस ओ है एक जगह और एक जगह ओ डैश है, बाकी चीजों में मैंने चेंज ही नहीं किया है। देखो अगर यहाँ जरूरत पड़ेगी तो ओ है, ओ ए बी है, ओ ए बी ये वाला त्रिभुज, ठीक, और इसमें देखा जाए क्या लिखा है? पी ओ क्यू, यानी कह सकते हैं कि ये ओ डैश अगर आता तो इसके लिए भी काम कर जाता है ना। तो एक ही वृत्त में लेकर चलो या तो सर्वांगसम वृत्तों में लेकर चलो, आप दोनों जगह से चाहो तो प्रूफ कर सकते हो खूब आसानी से। हाँ एकदम लिखो, ओ डैश लिखते हुए बड़ा प्रूफ करो। जब नहीं लिखोगे तो फिर एक ही वृत्त में काउंट करेगा और, हाँ तो एक ही में बना लो। घड़ी वाला है कोई? चलो आज जल्दी जल्दी में छूट गई है। अच्छा, पाइथागोरस प्रमेय सबको पता है ना? सबको पता है? नहीं पता होगा तो आप याद करके आओगे लोग। पाइथागोरस प्रमेय के अंतर्गत मैं बोल दे रहा हूँ, ठीक है, लिख लो और इसको याद करके आना। ये कर्ण होता है, ये लंब होता है और ये आधार होता है, ठीक। ए अगर ये 90 अंश है और ये बी, बेटा ये 90 अंश होगा तभी काम करेगा, अर्थात 90 अंश नहीं है तो आप कर्ण फिर नहीं कहेंगे उसको, यानी कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और प्लस आधार का वर्ग, ठीक।
ये याद होना चाहिए। अगर नहीं याद होगा तो फिर इसमें थ्योरी जब लगाएंगे, आगे क्वेश्चन जब सॉल्व करवाएंगे तो पल्ले नहीं पड़ेगा। ठीक, इतना चीज आप तैयार करके आएंगे। और जितनी भी थ्योरियां हैं, थ्योरियों में कुछ दम नहीं है। हाँ,